मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम है, इस वक्त बड़ी तेज़ हो गई है। ये कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन पैसा लगा रहा है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, इसके पीछे पैसा लग रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम में कौन है? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अमेरिका यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू भाई हैं आपस में। ये दोनों भाई जो हैं, ये मुआहदे पे, अमन मुआहदे पे राज़ी क्यों हुए? क्या हुआ? असल में पीछे कहानी क्या है? और फिर एक और बड़ा सवाल जो लोगों के जहनों में, उसका भी मैं आज जवाब दूंगा, वो ये कि यूरोप क्यों फ़लस्तीनी रियासत की तरफ जा रहा है? क्यों यूरोप के बहुत से ममालिक एक एक करके फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? आखिर उसके पीछे क्या कहानी है? यूरोप को ऐसा क्या प्यार आ गया है फ़लस्तीनियों पे और मुसलमानों पे? तो इन सब सवालों के जवाब के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो इस तरफ आते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त एक मुहिम है और वो ज़ोरों पे है, और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक और बहुत सारी और प्लेटफार्म्स, इस पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम है, वो तेज़ी के साथ जारी। और उसमें कहा यह जा रहा है, साबित ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा कर लिया है और पाकिस्तान ने इस माहदे को तस्लीम करके इब्राहिमी माहदे में दाखिल हो गया है। और पाकिस्तान जो है वो ये मतलब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो जनाब, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक झूठ है, ये फेक न्यूज़ हैं और ये जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत फैलाई जा रही हैं। और उसकी वजह मैं आगे जाके बताता हूँ कि वजह क्या है। अब जो फैलाने वाले हैं वो हमारे अपने लोग भी हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी हैं, वो इंटरनेशनल लॉबीज़ भी, और उस पे जो पैसा खर्च कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। एक पोस्ट के जो इंटरनेशनल लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान से बाहर हमारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, उनकी कीमत थोड़ी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर वालों को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो जो पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम में शरीक हैं, उनको एक पोस्ट का $7,000 दिया जा रहा है। ये इंटरनेशनल मीडिया की खबर है। और फिर इसका एक सबूत और है, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क में नेतन्याहू ने एक मुलाकात भी की इन्फ्लुएंसर्स के साथ, और उसमें उसने कहा कि अब हमें ये जो जंगी हथियार हैं, इनके साथ साथ टिकटॉक और एक्स यानी ट्विटर को भी इस्तेमाल करना है, और उसने इनको बिल्कुल ऐसे बराबर के हथियार करार दिया, जंगी हथियार करार दिया। तो वो पैसे दे रहा है, इसराइल इस पे पैसे लगा रहा है, इसराइल के दोस्त इस पे पैसे लगा रहे हैं, जो इसराइल को फंड करते हैं वो वाला पैसा इस पे लग रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये मुहिम है। अब चलते हैं आगे कि क्यों है। इन दोनों बात सवालों का एक ही जवाब है, एक ये कि ये क्यों हमारे ख़िलाफ़ ये मुहिम, पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान के पर बहुतान लगाने की जो मुहिम है, ये क्यों चल रही है। और दूसरा कि नेतन्याहू और ट्रंप जो है ये क्यों राज़ी हुए इस अमन मुआहदे पे, आखिर उनकी क्या मजबूरी थी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने मुआहदा किया है, दफ़ाई मुआहदा किया है, ये है असल वजह इसके पीछे। ये मुआहदा जो है ये किसी तौर भी अमेरिका को हज़म नहीं हुआ, ना होगा। ये इजराइल के लिए एक मुसीबत से कम नहीं है। अगर ये मुआहदा किया है सऊदी अरब के दफा का, तो किसके खिलाफ? अमेरिका खुद तो हमला करने नहीं आ रहा सऊदी अरब के ऊपर, तो हमला किसने किया था? कतर पे, इजराइल ने। और अगर अगला हमला किसी मुल्क पे यानी कि सऊदी अरब पे या किसी पे करेगा तो वो भी तो इजराइल ही करेगा ना। तो फिर हम दफा किसके खिलाफ करेंगे? हम किसके खिलाफ खड़े होंगे उस वक्त? इजराइल के खिलाफ। तो ये दरअसल इजराइल अपना दुश्मन हमें समझता है। अब डायरेक्ट उनके लिए अरबों का तो कोई इशू नहीं है। देखें, उर्दन उसका अपना है, कब्जा हो चुका है, ये कोई माने या ना माने। शाम तकरीबन उसने ले लिया हुआ है। अहमद अल शरा बैठे हुए हैं, तुर्की उसको हेल्प कर रहा है, सऊदी अरब भी चाह रहा है कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे कुछ सर्वाइव हो जाए, और अगर तुर्की तकसीम भी हो तो एक हिस्सा ही सही आ जाए। यहाँ तक बात चली गई है कि एक हिस्सा ही सही है इस केक में से, वो ही हमारे पास आ जाए, तो आप समझेंगे तो शाम पे भी उसका कब्ज़ा है। वो जो ध्रुव हैं या जो बाकी जो उन्होंने जो अपने एजेंट वहाँ पे वो कबीले उसने छोड़े हुए हैं, उसके ज़रिए वो वहाँ भी कब्ज़ा कर चुका है। बाकी सब रियासतों पे कब्ज़ा कर चुका है। सिर्फ 2-3 रह गए, एक सऊदी अरब रह गए।
एक मिस्र रह गया है, वो भी जब तक वो चूं चरां नहीं करता, चूं चरां करेगा हमला कर देगा उस पर और उसको उसकी औकात याद करा देगा। तो इसके अलावा फिर बाकी कौन है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ही है जो सऊदी अरब की हिफाजत करेगा। तो इसलिए उसको तकलीफ है पहले नंबर पे। तो पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम डायरेक्ट इजराइल चला रहा है और वहाँ से फंडिंग हो रही है। ये मैं एक पोस्ट भी आपको दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर रेट भी लिखा हुआ है। इसी को आप जाएं और गूगल पे इसकी डिटेल पढ़ लें, वो सारी की सारी यही बातें। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो मुआहिदा है, ये भी इसी मुआहिदे की वजह से, ये जो अमन की तरफ चलना शुरू किया उन्होंने कि हम अमन लाना चाह रहे हैं, ये भी इसी की तरफ ही है। दरअसल इसी वजह से है, इस मुआहिदे की वजह से है कि पाकिस्तान आ गया है, अब तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे लड़ाई करना, उस लेवल की जिस लेवल पे इजराइल अब आना चाह रहा था। इजराइल अब ये जो गज़ा के छोटे मोटे हमले, छोटे मोटे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गज़ा में जंग करना, तो वो बिल्कुल हावी हो चुका है। लेकिन बड़ी जंग के लिए तो बड़ी जंग करनी पड़ती है ना। मतलब वो अगर ईरान उसका जवाब दे सकता है, उसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी उसने जवाब दे दिया, तो मुल्कों के साथ जंग लड़ना तो इजराइल के लिए अभी बहुत मुश्किल है। उस जंग में की तैयारी वो कर रहा था और अगला फेज़ वही आने वाला था। अब वो रुक गया है पाकिस्तान की वजह से और यही उसको तकलीफ है। और इसी तकलीफ की वजह से ट्रंप ने फिर उसको समझाया है और उसको भी समझ आई है कि हमें फ़िलहाल रुक जाना चाहिए, एक सांस लेना चाहिए, एक वफ़ा चाहिए, उसे एक इंटरवल चाहिए ताकि वो दोबारा से अपने आप को मुज्तमा करे और कोई बहाना और ढूंढे। आपका क्या ख्याल है? अल-कसाम ब्रिगेड जो है वो डिसआर्म हो जाएगा? नहीं होगा। पहले नंबर पे अगर फ़र्ज़ करें कि वो एक दफ़ा ऐलान कर भी देते हैं कि हम डिसआर्म होते हैं, तो इनके लिए कोई मुश्किल है कहीं पे भी कोई खुद से हमला करवाना और उसको अल-कसाम ब्रिगेड के हमले का नाम देना? जिस तरह इन्होंने 7 अक्टूबर को किया था, जो वहाँ पे लोग मारे गए इसराइली, ये तो इंटरनेशनल मीडिया साबित कर रहा है कि वो ज़्यादा लोग जो हैं वो इसराइल की अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी फायरिंग से मारे गए। अगर वहाँ हमास थी भी तो उनके ज़रिए तो लोग बहुत कम मारे गए। तो अब तक इसराइल ये कितने मुआहदे कर चुका है, आपकी सोच होगी। 77 सालों में इसराइल की और अरबों की 8 बड़ी जंगें हुई हैं और इसमें मुआहदे ही मुआहदे हैं और हर मुआहदे की इसने अगले दिन इसने मुखालफत कर दी, अगले दिन उसको वायलेट कर दिया। तो इजराइल किसी मुआहदे का पाबंद नहीं रहेगा और ना वो पाबंदी करेगा। ये सारा ड्रामा है और इस ड्रामे के पीछे जो मैंने वजह बताई है वो ये है कि वो पाकिस्तान से डर रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि यूरोप जो है उसके अंदर क्या तकलीफ़ चल रही है, जो यूरोप को किस चीज़ का डर है और खौफ है और अमेरिका को वो खौफ क्यों नहीं है? वो ये है कि यूरोप जो है वो समझ रहा है, उसे पता है। यूरोप आपको पता है कि इन जंगों का, सलीबी जंगों का माई बाप है, ये बड़ा पुराना जंग करता आ रहा है। और ये जिस जगह पे इस वक्त जंगें हो रही हैं, यरूशलेम और ये फ़लस्तीन, ये भी तो यहाँ भी तो क्रिश्चियंस थे ना पहले, उन्हीं से फिर हमने लिया था और फिर दूसरी दफ़ा भी उन्हीं से लिया था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, और फिर तीसरी दफ़ा भी उस्मानियों ने ईसाइयों से ही लिया था। तो वो इन जंगों को अच्छी तरह जानते हैं। अब उनको पता है कि ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, मुसलमान पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये इसको अपना फ़र्ज़ अवलीन समझते हैं, फ़लस्तीन की फ़तह और फ़लस्तीन का हसूल। तो इसलिए उनको पता है कि अब पूरी दुनिया में जंगें होंगी तो वो यूरोप में चली जाएंगी। अब ये जो मिडल ईस्ट वाली जंग है ये हो गई जो हो गई, बड़ी शहादतें हो गई, 80,000 शहादतें हो गई, इससे ज़्यादा भी हो जाएं तो लोग शुरू से शहादतें देते आ रहे हैं। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहाँ पे हमला किया था तो उस वक्त यरूशलेम में फ़लस्तीनियों के क्या हालात थे? इतने ही बुरे हालात थे जितने आज हैं। इसी तरह उनको ज़बह किया जाता था, इसी तरह उनको ग़ुलाम बना के रखा जाता था। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो इंतज़ाम किया था वो ये किया था कि इर्द गिर्द की रास्तों को अपने साथ मिलाया था सबसे पहले, और उस यरूशलेम की जो बादशाहत थी उसको कमज़ोर किया था, उसका मुआशी नातका बंद किया था, यानी कि उसको मुआशी तौर पे भी कमज़ोर किया था और उसके इर्द गिर्द इत्तेहाद बनाया था। आज भी अगर आप देखें तो ये काम क्या करता हुआ आपको पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो आपकी मर्ज़ी, मैंने हिंट दे दिया आपको। तो अब यूरोप जो है उसका मसला ये है कि उसे पता है कि ये जंग अब यूरोप में जानी है और ये पूरी ज़िंदगी की जंग है, मुसलमान नहीं छोड़ेंगे कभी भी कहीं भी किसी को। ये 80,000 शहादतें ज़ाया नहीं जाएंगी। दूसरी तरफ सोच के आया कि अमन मुआहदा करते हैं, ज़रा इस मामले को ठंडा करते हैं। जेन जी के जहनों में जो अब नक्श हो गई हैं चीज़ें, ये आगे जो अगली जनरेशन जेन अल्फ़ा आ रही है
उसके जहन में नहीं होगी तो हम नए सिरे से फिर नया काम शुरू करेंगे। ये प्लानिंग है, लेकिन ना यूरोप बच रहा है, ना अमेरिका बच रहा है। अमेरिका के अंदर कैथोलिक ईसाइयों ने जिस तरीके से अब यहूदियों पे हमले शुरू कर दिए हैं, उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए हैं। ये जो ट्रंप वाले इवेंजिकल क्रिश्चियंस हैं, ये उनकी मदद नहीं कर सकेंगे। कैथोलिक वहाँ पे मजबूत हो रहे हैं और वो हैं यहूदियों के ख़िलाफ़। तो पूरी दुनिया ही दरअसल यहूदियों के ख़िलाफ़ है, लेकिन अभी तक यहूदी जीत रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ इसलिए सबसे ज़्यादा तीर आजमाए जा रहे हैं कि यही वाहद रुकावट है इन यहूदियों के रास्ते में। ये वाले यहूदी जो इज़राइली यहूदी हैं, जो वहाँ का एक भी सन ऑफ साइल नहीं है, इज़राइल पर मौजूद एक भी यहूदी वहाँ का रहने वाला नहीं है, सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं। और जो फ़लस्तीनी जो सन ऑफ साइल हैं, जो उस मिट्टी से उठे हैं, उनको वहाँ से निकालने की और उनको बेदखल करने की जो इनकी कोशिश है, ये कामयाब नहीं होगी। और इज़राइल का ख़ात्मा ही दरअसल अमन का असल ज़मानत हो सकती है। इजाज़त।